जस्ट मिनट, सम आपके यहाँ पर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। ओके, स्क्रीन शेयर करके आप लोगों को ये स्क्रीन शेयर हो रहा है पूरी। यस मैम। स्क्रीन शेयर हो रहा है ना। तो देखिए ये यहाँ पर हमारी आती है प्रिंसिपल थ्योरी। ठीक है, प्रिंसिपल थ्योरी पे सबसे पहले क्या बात आती है कि ये रिपल्शन बता रहा है, कैसे किसके बीच में रिपल्शन बता रहा है कि सपोज करिए अगर मैंने आपसे कहा कि sp3 अगर हाइब्रिडाइजेशन है बच्चों, किसी भी चीज का अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, टेट्राहेड्रल होना चाहिए। ये बात हम लोगों ने पहले भी डिस्कस करी हुई है ना, टेट्राहेड्रल शेप कैसे होती है हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो अब अगर क्या हो गया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, टेट्राहेड्रल शेप होनी चाहिए, मगर अगर वहां पर क्या हो जाए, टेट्राहेड्रल। यस मैम। मॉलिक्यूल में अगर लोन पेयर आ जाए तो लोन पेयर क्या करते हैं, डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करते हैं। डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करने का मतलब ये हो गया कि वो वहां पर क्या करेंगे, रिपल्शन करेंगे। तो लोन पेयर आने की वजह से क्या हो जाता है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन होता है, या लोन पेयर के बीच में भी रिपल्शन होता है। तो एक रूल बनाया गया है अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी। रूल 1 ये कहता है कि क्या हो जाता है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा मॉलिक्यूल बहुत स्टेबल रहे तो उसमें क्या होना चाहिए, बॉन्ड पेयर होना चाहिए। बॉन्ड पेयर के बीच में क्या होगा, सबसे कम रिपल्शन होगा, वो स्टेबिलिटी है, कोई दिक्कत नहीं है। मगर जैसे ही लोन पेयर आया तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन बढ़ने लगा, और अगर दो लोन पेयर साथ में आ गए तो रिपल्शन और भी ज्यादा एक्सीड कर गया। इस तरीके से क्या हो जाता है, तो वो जो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन है, या लोन पेयर के बीच में रिपल्शन है, उसकी वजह से बॉन्ड एंगल में चेंजेस आ जाते हैं और शेप भी हमारा चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल जैसे उस दिन मैंने आप लोगों को दिया था, मैं बोर्ड उसको मैं शेयर करना बंद करती हूँ और आप इधर देखेंगे। हम आपने अमोनिया का एग्जाम्पल दिया था। हाँ दिया था, तो वही मैं अब आपको दिखा रही हूँ। अमोनिया एग्जांपल दिया था, H2O का एग्जांपल दिया था मैंने क्या? नो मैम। नो मैम। एग्जांपल दे दिया। क्या अभी बोर्ड क्लियरली विजिबल है? यस मैम। यस मैम। सबसे पहले तो हम ये CH4 की अगर हम बात करें, ये CH4 दिख रहा है लोगों को, विजिबल है ना? यस CH4 मैम। की हम बात करें तो कार्बन है, एटॉमिक नंबर 6 है, 1s2 2s2 2p2 2p2। इसका कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पर क्या देखा था कि ये आपने बनाया और ये ऐसा आपने कॉन्फ़िगरेशन आपने लिखा। जब हाइड्रोजन इसके पास आए तो क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन जंप होकर के यहाँ चला गया, एक्साइटेड स्टेट हो गई। अब इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो गए, तो 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो गए, यहाँ पर क्या हो गया, हाइड्रोजन अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर के आएगा। अब इलेक्ट्रॉन लेकर के आएगा और उससे पहले क्या हो जाएगा, ये सब ऑर्बिटल आपस में मिक्स कर जाएंगे। कौन कौन से ऑर्बिटल मिक्स कर रहे हैं, एक s का 3 p के, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, ठीक है। तो मैंने कहा था कि हाइब्रिडाइजेशन का ये रूल होता है कि किसकी किसकी मिक्सिंग होती है, लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड। की मिक्सिंग होती है हाइब्रिडाइजेशन में। तो यहाँ पर कहीं लोन पेयर तो है नहीं, लोन पेयर तो नहीं है, मिक्स बस सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, बॉन्ड बना लिया। ये तो क्या कहलाएंगे, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। क्या कहलाएंगे, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन क्या बना रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, बट देयर इज नो लोन पेयर, या कोई लोन पेयर तो है नहीं। तो आपका जो हाइब्रिडाइजेशन में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर कर रहा है। अगर लोन पेयर होता तो वो भी करता।
तो स्ट्रक्चर का कैसा आ गया हमारा sp3 इसमें टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो गया। ये यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर है। बॉन्ड एंगल क्या होता है 109 डिग्री 28 मिनट 28 मिनट। 109 डिग्री 28 मिनट्स के इसका बॉन्ड एंगल होता है। इतना हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। फिर अगर हम लोग वी आर गोइंग टू टेक द एग्जांपल ऑफ जो अमोनिया, ठीक है, ये अमोनिया होता है, ठीक है। अमोनिया में 3 आपके हाइड्रोजन है और अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन हम लोग नाइट्रोजन का लिखें तो 1s2 2s2 और 2p3, ठीक है। ये कॉन्फ़िगरेशन हमने लिख दिया। दिखा बच्चों, दिखा है? Yes, ma'am. 1 2 3 ये यहाँ पर इसके पास ऐसा कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब 3 हाइड्रोजन आने हैं, कहाँ पर आएंगे? यहाँ 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 हाइड्रोजन आएंगे क्योंकि 3 हाइड्रोजन आने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन आने हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या बनाएंगे? बॉन्ड पेयर बनाएंगे क्योंकि बॉन्डिंग कर रहे हैं। ये कर सकते हैं सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, है ना। मगर ये जो इलेक्ट्रॉन्स के पास बचा हुआ है वो क्या है? लोन पेयर है, जो किसी भी बॉन्डिंग को पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। नाइट्रोजन में 3 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग कर रहे हैं, ये कोई बॉन्डिंग नहीं कर रहा है, तो दैट विल बी नोन एज लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अगर इसके पास ये है और इसके पास ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मैंने क्या कहा कि हर डायरेक्शन में लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। क्या बच्चे कहते हैं ब्लर है? इमेज ब्लर है? No, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्या यस मैम? मतलब Blur है, इमेज ब्लर है, दिखाई नहीं दे रहा? ब्लर है मैम। ब्लर है, नहीं दिखाई दे रहा? मैम अभी ब्लर है, इसके पहले सही था। अभी देखिए, ठीक है मैम, यस मैम समझ अब आ सही रहा है। है। दिख रहा है? बोलिए, कुछ प्रॉब्लम है? No, ma'am. नो मैम सही है। ठीक है, ओके। तो ये यहाँ पर इसके पास एक लोन पेयर है और 3 हमारे पास बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो मैंने कहा था हाफ रिलेशन में सभी पार्टिसिपेट करेंगे, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। ये हाइड्राइल हो गए, मिक्सिंग हो गई। कौन सा हो गया? sp3 हाइड्राइलेशन हो गया। sp3 हाइड्राइलेशन हो गया। sp3 का मतलब मैंने क्या बोला था कि एक s 3 p के 4 ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं, इसका मतलब टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होना चाहिए, है ना। टेट्राहेड्रल होना चाहिए। तो टेट्राहेड्रल शेप कैसी होती है आपकी? ये टेट्राहेड्रल होती है, ऐसे करके टेट्राहेड्रल शेप। अब हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर? 1 2 3, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन लगा दिए। और ये 4 क्या है? ये क्या है? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, ये क्या है? लोन पेयर है, जो हमारा 2s में बना हुआ है नाइट्रोजन में। यहाँ पर आपने लोन पेयर ऐसे करके लगा दिया, तो बॉन्ड तो खत्म हो गया। तो स्ट्रक्चर कैसा हो गया? ये ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर हो गया। पहले टेट्राहेड्रल था, मोर क्या बचा? ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर बचा। और ये क्या बचा इसके पास? लोन पेयर बचा। अब ये लोन पेयर क्या करेगा? अब ये जो बॉन्ड एंगल हमारा पहले कितना था? 109 डिग्री 28 मिनट था। मगर अब ये लोन पेयर क्या करेगा? इस बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन करेगा, रिपल करेगा। इधर से ही इसको भी रिपल करेगा। मैम इस साइड से दिख नहीं रहा। क्या क्या नहीं दिख रहा बेटा? बोर्ड नहीं दिख रहा? Yes, मैम। लेफ्ट साइड से नहीं। आप ऐसे समझे? यस मैम, ठीक है मैम। अभी ये दिख रहा है? ये दिख रहा है स्ट्रक्चर जो मैं दिखा रही हूँ? यस मैम। Yes, ma'am. टेट्राहेड्रल शेप है। यहाँ पर बीच में नाइट्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन यहाँ पर है। और चौथी जगह पर ये हाइड्रोजन जो है नहीं, यहाँ पर क्या है? लोन पेयर है। तो इसको हमने हटा दिया, तो स्ट्रक्चर कैसा हो गया? ये ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर हो गया। अब क्या हो गया? इनके बीच में जो एंगल था वो बच्चों था 109 डिग्री 28 मिनट का। मगर ये जब लोन पेयर आ गया तो लोन पेयर ने क्या करा? इस बॉन्ड पेयर को रिपल्शन किया। रिपल्शन करने का मतलब क्या होगा? ये इसको कहेगा कि तुम हमसे दूर हटो, तो ये ऐसे हो जाएगा। ये इससे कहेगा तुम हमसे दूर हटो, तो ये भी आपस में पास आ जाएगा। इससे कहेगा तुम भी दूर हटो, तो सब आपस में पास पास आ जाएगा। जब पास पास आ जाए तो देखो जो बीच में जो बॉन्ड एंगल था वो पहले से कम हो गया। ये कितना हो जाता है? ये कितना हो जाता है? 106 degree 51 minutes. हाँ, 107 डिग्री एंड 45 मिनट ऐसे ही होता है ना। तो 106 डिग्री हो गया, पहले कितना था? 109 डिग्री का, मतलब कि बॉन्ड एंगल कम हो गया। तो अब फिर से हम देखें स्ट्रक्चर कैसे था। ये
एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर था sp3 के केस में, बॉन्ड एंगल था 109 डिग्री 28 मिनट का था, ये हट गया, ये हटने से अब लोन पेयर आ गया, लोन पेयर ने रिपल्शन करा, रिपल्शन किया तो ये इसको ये यहाँ पे जो लोन पेयर है वो करेगा तुम दूर हटो, दूर हटो करेगा तो क्या होगा, ये अंदर की तरफ हो जाएगा, ये भी अंदर की तरफ हो गया और ये भी अंदर की तरफ हो गया, तो रिमेनिंग आप देख रहे हैं बॉन्ड एंगल क्या हो गया, पहले से कम हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, इसलिए बॉन्ड एंगल कम डिक्रीज हो गया। तो अभी ये तो एग्जांपल हो गया अमोनिया का। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग वाटर का। वाटर के केस में अगर H2O को देखते हैं हम लोग, अभी दिख रहा है बोर्ड, H2O लिखा दिख रहा है, यस मैम, है ना। तो अगर हम लोग लिखेंगे तो ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन के साथ ऐसे कराए हुए बॉन्ड बनाए हुए, और ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, 1s2 2s2 2p4, 1 2 3 और ये 4, ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर है इसका। अभी क्या हो गया कि इसके पास कितने लोन पेयर हैं बच्चों, यहाँ पर ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर हैं, देखो कितने 2 लोन पेयर है, मैम 2 है, मैम 2 लोन पेयर है और एक ये भी लोन पेयर है, और ये कैसे हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर कौन आएगा, हाइड्रोजन आएगा अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के, इसको बनाना है हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के आ जाएगा, ये क्या इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन या सिग्मा इलेक्ट्रॉन, ये भी कहलाएगा बॉन्ड पेयर या फिर सिग्मा इलेक्ट्रॉन। तो आपने देखा कि हाइब्रिडेशन में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, लोन पेयर और सिग्मा इलेक्ट्रॉन आपस में हाइब्रिडाइज करते हैं। तुम्हारे ये जो लोन पेयर है और ये सिग्मा है आपस में हाइब्रिडाइज, बल्कि आप ये लिखो कि हाइब्रिडेशन में लोन पेयर प्लस सिग्मा इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, बॉन्ड पेयर वर्ड मत यूज करो, क्योंकि बॉन्ड पेयर वर्ड यूज करोगे तो फिर उसमें तो पाई इलेक्ट्रॉन भी आ जाएंगे, है ना, पाई इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, ये नोट कर लो। तो हाइब्रिडेशन जहां पर आपने लिखा है वहां पर करेक्शन कर लो कि हाइब्रिडेशन में कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं, लोन पेयर प्लस सिग्मा इलेक्ट्रॉन, ये वर्ड यूज कर लो, ठीक है, क्योंकि अगर बॉन्ड पेयर लिखोगे तो बॉन्ड पेयर में तो फिर पाई इलेक्ट्रॉन भी आ जाएंगे, पाई नहीं करता कभी भी हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट, तो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, ये भी हमारा सिग्मा है, तो लोन पेयर और ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन ने आपस में हाइब्रिडेशन कर दिया, कौन सा हाइब्रिडेशन हो जाएगा, sp3, sp3 हो गया। अगर sp3 हाइब्रिडेशन है तो स्ट्रक्चर शुड बी टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होना चाहिए, तो टेट्राहेड्रल का मतलब क्या हो गया, ऐसे स्ट्रक्चर होना चाहिए। मगर हमारे पास कितने हैं यहाँ पर हाइड्रोजन है, 2 ही हाइड्रोजन है, एक ये है एक ये है और बाकी हाइड्रोजन नहीं है, बाकी क्या है इसके पास, 2 लोन पेयर, इसके पास ये 2 लोन पेयर है, अभी 2 लोन पेयर आ गए तो क्या हो जाएगा, मैंने रिपल्शन, हाँ फिर रिपल्शन के लिए रिपल्शन, लोन पेयर के बीच में और ज्यादा रिपल्शन हो जाएगा, और ज्यादा रिपल्शन बढ़ जाएगा, फिर आप स्ट्रक्चर ऐसे समझेंगे, ये हमारा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर था। अब यहाँ पर क्या हो गया, 2 लोग, अब ये बॉन्ड एंगल हमारा कितना था, 109 डिग्री 28 मिनट का था, अब क्या हो गया, हाइड्रोजन को हट गया, उसकी जगह पर क्या आ गया, लोन पेयर आ गया, एक हाइड्रोजन ये यहाँ से हट गया, ये हाइड्रोजन यहाँ से हट गया, तो शेप क्या रह गई, बेंट वी शेप, है ना। अब कितने लोन पेयर आ गए, 2 लोन पेयर आ गए, एक लोन पेयर यहाँ पर, एक लोन पेयर यहाँ पर, ये 2 लोन पेयर है, तो दोनों लोन पेयर में आपस में रिपल्शन होगा, जब उनमें रिपल्शन होगा तो बॉन्ड पेयर को भी कहेंगे तो भी हमसे दूर हटो करेंगे तो क्या हो जाता है, ये आएंगे और पास आ जाएगा। तो अमोनिया में तो 106 डिग्री हो जाता है, इसमें 104 डिग्री हो जाता है, और 2 डिग्री बॉन्ड एंगल कम हो गया, क्योंकि रिपल्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, 2 लोग इसमें आपस में रिपल्शन हो रहा है, एक दूसरे भी रिपल कर रहा है, ये आपस में ऐसे करके और पास पास बड़ा बॉन्ड एंगल कितना रह गया, 104 डिग्री, 104 डिग्री, यहाँ पर अब 104 डिग्री का बॉन्ड एंगल हो गया, पहले 109 डिग्री था, 106 डिग्री हुआ, फिर 104 डिग्री हुआ। आई क्लास समझ में क्लियर हुई बात? यस मैम, यस मैम, यही हमारा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी यही बात बच्चों को बता रहा है, ठीक है। मैम तो लोन
पोजीशन फिक्स होती है। क्या हो गया? मैम लोन पेयर की पोजीशन फिक्स रहेगी। क्या कह रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा मुझे, क्या कह रहे हैं आप? मैम लोन पेयर की पोजीशन हाँ, लोन पेयर की मैम पोजीशन क्या बेटा? मैम फिक्स रहती है। फिक्स रहती है। लोन पेयर कुछ कर ही नहीं रहा, तो वो तो अपनी जगह पर ही रहेगा। लोन पेयर कोई बॉन्डिंग तो कर नहीं रहा है, तो जो जहाँ है वही रहेगा। मैम तो बॉन्ड से रिपल्सन होगा ना उसका। अरे रिपल्शन तो करेगा ना। रिपल्शन करेगा तो कौन हटेगा? जो बॉन्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन है वो दूर हटेंगे उससे। वो उसको दूर ओके रिपेल करेंगे ना कि तुम दूर हटो, तो बॉन्ड पेयर हटेगा वहां से, तो वो आपस में सिमट जाएगा। ऐसे ओके मैम। स्ट्रक्चर था वैसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये यस हो मैम। गया आपका। तो ये यहाँ पर आपके ये मेन पॉइंट्स यहाँ पर ये हुए। और इसके अलावा कुछ और भी इसके पॉइंट्स हैं, वो भी हम अभी डिस्कस करते हैं। उसको भी आप देखिए, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ फिर से। भी स्क्रीन शेयर हो रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ये बात इसमें इन्होंने पॉइंट पॉइंट वन पे ये हमारी बात बताई गई है। उस बताया गया, देखिए एक्स 9 डिग्री 109.5 107.3, वैसे 106 रह जाता है, और इंटू 104 डिग्री हो गया। तो धीरे धीरे बॉन्ड एंगल और कम होता चला गया। ठीक है, और दूसरी चीज हम क्या बताई गई है कि अगर कोई मॉलिक्यूल्स हैं और उसमें अगर एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती जाए, फॉर एग्जांपल AsI3, AsBr3 और AsCl3 के केस में देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि AsCl3 में क्लोरीन है और AsBr3 में ब्रोमीन है, AsI3 में आयोडीन है। पीरियोडिक टेबल में ये सब हैलोजेंस कहलाते हैं, और सबसे ऊपर क्लोरीन होता है, उसके नीचे ब्रोमीन होता है, उसके नीचे आयोडीन होता है। पीरियोडिक टेबल में उनकी पोजीशन याद है ना? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दीज आर नोन एज हैलोजेंस। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखी जाए तो हमें पता है पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे आने पे टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, डिक्रीज होता है। डिक्रीज होती तो इसका मतलब कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी, ब्रोमीन उससे कम होगी, और आयोडीन की सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। तो इसमें ये बताया गया है कि अगर द रिपल्शन ऑफ द बॉन्ड पेयर डिक्रीजेस with increased electronegativity of the atom B in ABX molecule। इसका मतलब ये क्या होगा, अगर ABX मॉलिक्यूल में जो B एटम है अगर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी तो बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। या उल्टा कर दो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो गई तो बॉन्ड एंगल बढ़ गया। ठीक है, मतलब एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। तो अब आप देख रहे हैं AsI3 का बॉन्ड एंगल 101 है, जबकि AsCl3 का सबसे कम है 98.4 है। क्यों? क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। तो एक ये पॉइंट यहाँ पर ये कहता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने से क्या हो जाता है कि इनका बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है आपका इम्पोर्टेंट कि आपसे अगर पूछ लिया जाए कि इनमें से किसका बॉन्ड एंगल कम है और क्यों है, तो अब उसमें इसका रीजन भी बताया हुआ है ना? रीजन क्या बताया हुआ है इसमें उन्होंने कि बताओ क्या रीजन है? दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द एवरेज पोजीशन ऑफ द बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर मूव्स फार्दर फ्रॉम द सेंट्रल एटम A। Therefore, the repulsive force of the bond pair on the lone pair on the atom decreases. This decrease in repulsion decreases the bond angle. Repulsion decrease हो गया तो आपका bond angle भी decrease हो गया। ठीक है, तो आपका ये पॉइंट इसमें आ जाता है। तो ये आपका कहलाता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। तो इसमें आप लोगों ने शेप देखा, अमोनिया का स्ट्रक्चर देखा, ये आपने देख लिया। सबसे ज्यादा आपको क्वेश्चन एग्जाम में बच्चों ये पूछा जाता है कि बताइए अमोनिया का हाइड्रेशन क्या है और H2O का क्या है और CH4 का क्या है, और इनका स्ट्रक्चर और इनके शेप में क्यों चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये बताना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पर बने हुए डायग्राम्स आपको ऐसे ही करके दिखाना पड़ेगा।
मैम डीलोकलाइज्ड क्या होता है? डीलोकलाइज का मतलब होता है जो एक जगह पर फिक्स ना हो, जैसे पाई इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज्ड, है ना। डीलोकलाइज क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। जैसे बेंजीन है, बेंजीन में क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लगातार मूव करते रहते हैं, तो आप देखते हो कि बॉन्ड का रोटेशन होता रहता है, डबल बॉन्ड लगातार मूव करता रहता है ना। तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स आर लोकलाइज्ड, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करते, वो लोकलाइज होते हैं। लोकलाइज मतलब फिक्स रहना एक जगह पर, डीलोकलाइज इसका ऑपोजिट, जो मूव करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर स्ट्रक्चर आया समझ में। अब इसका स्ट्रक्चर देखिए आप लोग, SF4 मॉलिक्यूल का, SF4 दिख रहा है स्ट्रक्चर, Yes. दिख रहा है स्क्रीन में SF4 का। अब Yes, ma'am. देखिए कि अगर आप मैम H3O प्लस का बता दीजिए। H3O प्लस का ही बता रही हूँ, पहले SF4 का देख लो, उसका बताती हूँ। अब SF4 के केस में आप देखोगे तो क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर, कि सल्फर है बीच में सेंट्रल मेटल एटम। इसका अगर आप लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो सल्फर कहाँ होता है, ऑक्सीजन के नीचे है ना। और किस ग्रुप का एलिमेंट है, 6th ग्रुप का एलिमेंट है। इसका मतलब आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। मतलब क्या कॉन्फ़िगरेशन हो गया, NH2NP4, वही जैसे ऑक्सीजन का होता था वही है, NH2NP4। लास्ट में P में 4 इलेक्ट्रॉन है और S में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। अब जब क्या हो गया, इसके पास कौन आ गया, कितने फ्लोरीन आ रहे हैं, 3 फ्लोरीन आ रहे हैं 4. ना, 3 फ्लोरीन आ रहे हैं। Yes ma'am, 3. SF4 सॉरी SF4 है ना, हाँ SF4 में 4 फ्लोरीन आ रहे हैं। 4 and हाँ वेरी गुड, 4 फ्लोरीन इसके पास आ रहे हैं। तो 4 फ्लोरीन आएंगे इसके पास, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन देखो क्या होगा, निकालो जरा मुझे बताओ क्या sp3d. sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा। sp3d अगर हाइब्रिडाइजेशन है तो स्ट्रक्चर क्या होगा इसका, एक S का, मैम 3 P के, Trigonal bipyramidal. 5 का, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल. 5 का मतलब क्या होगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अगर 5 अगर आप Bipyramidal. फाइव कर रहे हैं तो स्ट्रक्चर क्या होगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो ट्राइगोनल का मतलब क्या हो गया, बेसल पोजीशन में 3 और एक ऊपर एक नीचे, आपको उसमें दिख भी रहा है ना डायग्राम में। तो अब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, तो यहाँ पर क्या होता है कि हम एक फ्लोरीन को, 2 फ्लोरीन को तो हम बेसल पोजीशन में ले सकते हैं और बाकी 2 फ्लोरीन को हमने एक्सियल पोजीशन पे ले लिया। देख रहे हैं, है ना, 2 फ्लोरीन एक्सियल पोजीशन पे लगे हुए हैं, 2 फ्लोरीन बेसल पोजीशन पे लगे हुए हैं। पहला वाला डायग्राम ए वाला मत देखो, ए वाले में दिखाया गया कि लोन पेयर इन्होंने ऊपर नीचे ले ली, तो वो स्टेबल नहीं होता स्ट्रक्चर। तो बी जो स्ट्रक्चर दे रखा है उसको देखेंगे, ए को स्ट्रक्चर को नहीं देखेंगे। बी में क्या दे रखा है कि फ्लोरीन को एक्सियल पोजीशन पे लिया है। देखो फ्लोरीन को एक्सियल पोजीशन में इसलिए लेते हैं ताकि सबसे कम रिपल्शन काम करे और स्ट्रक्चर स्टेबल हो। जितने ज्यादा आपके एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स दूर दूर होंगे या एटम दूर दूर होंगे, वो स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा। एटम पास पास आ जाते हैं, कंजस्टेड हो जाते हैं, तो क्या हो जाता है, स्टेरिक हिंड्रेंस काम करने लग जाता है, इलेक्ट्रॉन का आपस में रिपल्शन होने लग जाता है। इसलिए जब भी स्ट्रक्चर में पॉसिबिलिटीज हैं तो हमेशा वो स्ट्रक्चर अटेन होगा जो ज्यादा स्टेबल होगा। तो फ्लोरीन को अगर हम ऊपर नीचे लगा देंगे तो वो ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होगा। तो बी वाला स्ट्रक्चर आप देखें, यहाँ पे फ्लोरीन ऊपर नीचे एक्सियल पोजीशन पे लगा हुआ है और बाकी 2 जो बच्चे वो आपके बेसल पोजीशन पे लगे हुए हैं। जबकि ए वाले में दिखाया गया कि तीनों बेसल पोजीशन पे लगे, तो वो स्ट्रक्चर ऐसा नहीं, आपस स्टेबल नहीं होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो गया कि यहाँ पर आपका बेसल पोजीशन पे तो एक लोन पेयर आ गया। अब ये एक लोन पेयर क्या करेगा, वो रिपल्शन करेगा। तो अब इसका स्ट्रक्चर आप देखें, स्ट्रक्चर कैसा हो गया बच्चों, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल तो कहा नहीं, क्योंकि एक लोन पेयर है। जहाँ पे लोन पेयर है वहां पर तो कोई भी आपका बॉन्ड बनेगा नहीं। तो स्ट्रक्चर देखो कैसा हो गया है। इस शेप को हम क्या बोलेंगे, इस शेप को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, Distorted tetrahedral. सीसॉ शेप। सीसॉ, सीसॉ जानते हो क्या होता है, झूला होता है ना, सीसॉ झूला झूला होता है ना। मैं आपको Yes, ma'am. Yes ma'am, yes. देखो
यहाँ पर ऐसे दिख रहा है बच्चों, यहाँ ऐसे है ना, एक यहाँ क्लोरीन लगा हुआ, एक क्लोरीन यहाँ लगा हुआ, एक क्लोरीन यहाँ, एक क्लोरीन यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है, लोन पेयर। जब लोन पेयर है तो क्या हो गया, ये यहाँ से बॉन्ड तो खत्म हो गया, ये बॉन्ड खत्म हो गया, ठीक है। तो अब स्ट्रक्चर क्या हो गया, ऐसे, और फिर ये ऐसे। इसको अगर हम देखते हैं तो ये ऐसा शेप आ रहा है न्यू करके, तो जैसे सीसॉ झूला होता है ना, एक कोई पर्सन यहाँ बैठता है, दूसरा पर्सन यहाँ बैठता है, तो झूला ऐसे 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 होता है ना। तो ये वही वाले झूला की तरह स्ट्रक्चर हो जाता है, बोलते हैं सीसॉ शेप। सीसॉ झूला का भी झूला है, देखा है? यस मैम। यस मैम। यहाँ बैठ गए, पर्सन यहाँ बैठ गए, तो ऐसे 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 होता रहता है झूला। तो ये उसी शेप का होता है, क्योंकि ये यहाँ से तो बॉन्ड आपका खत्म हो गया। दिस इज स्ट्रक्चर नोन एज सीसॉ शेप। ये स्ट्रक्चर आपका हो जाता है ना। और फिर वही बात हो गई कि बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, मगर क्या हो जाता है, रिपल्शन की वजह से बॉन्ड एंगल में भी चेंज आता है, बिकॉज़ ये आपका जो लोन पेयर है वो रिपल करेगा, आपका जो शेप है, आपका जो स्ट्रक्चर है या उसका जो एंगल है उसमें भी फिर चेंजेस आ जाएंगे, ठीक है। ये वापस से दिख रहा है आप लोगों को, स्क्रीन शेयर हो रहा है? नो मैम। हो रहा है? ठीक है। यस मैम। यस मैम, हो रही है। जल्दी से जो बच्चे पूछ भी रहे थे कि H3O+ का मुझे स्ट्रक्चर बताओ जल्दी से, कैसे होगा, आप खुद बताइए क्या होगा H3O+ में। H3O+ का मतलब क्या, तो यही पूछ रहे थे ना, कोई बच्चा पूछ रहा था H3O+ का स्ट्रक्चर। यस मैम। तो H3O+ के स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा बताइए, कैसे बनेगा H3O+? H3O+ का मतलब क्या ऑक्सीजन होगा, अपना लोन पेयर दे देगा हाइड्रोजन। एक H+ को भी इसने ऐड कर लिया ना, तभी तो क्या बना, H3O+ बना, H+ उसने ऐड कर लिया, ठीक है। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए क्या हो गया, यहाँ पर फिर देखिए आप क्या हो जाएगा, जब उसने ऐड कर दिया H+ को, ठीक है। तो अब यहाँ पर ऑक्सीजन में ग्राउंड स्टेट पे इलेक्ट्रॉन कैसे रहते हैं, वो 2s2 2p क्या होता है, 2s2 2p4 है इसके पास, यस मैम। है ना, 2s2 2p4 है। अब क्या हो जाएगा, इसके पास वही दो लोन पेयर है। अब एक लोन पेयर को उसने कहा यूटिलाइज कर दिया, एक H+ को देने में यूटिलाइज कर दिया, है ना। और आपके दो जो आपके यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये और ये क्या करेंगे, तो H2O से जैसे बॉन्ड बनाते हैं वैसे बॉन्ड बनाएंगे, इधर से और इधर से, है ना। एक H यहाँ गया, एक H यहाँ गया, एक जो लोन पेयर है वो किसको दे देगा, H+ को दे देगा, क्योंकि H+ का मतलब क्या हो गया, जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। H+ का मतलब क्या होगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। और हाइड्रोजन के पास एक ही तो इलेक्ट्रॉन होता है, वो भी निकल गया, तो क्या हो गया, हाइड्रोजन के पास तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तभी तो H+ को हम लोग प्रोटॉन बोलते हैं। H+ को हम लोग प्रोटॉन क्यों बोलते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता ही नहीं है। अगर हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर देखा जाए तो न्यूक्लियस में उसके पास एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है, और बाहर एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब अगर ये H+ बना दिया इसने, तो H+ का मतलब क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन जो उसके पास था उसने वो भी दे दिया, जब उसने वो भी दे दिया तो उसके पास क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन बचा, इसलिए हम H+ को हम प्रोटॉन भी वर्ड यूज करते हैं। अब क्या होगा, जब ये H2O के पास आया तो ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर है वो एक इलेक्ट्रॉन पूरा लोन पेयर किसको दे देगा, H+ को दे देगा, ठीक है, और H3O+ बन जाएगा। मगर बात फिर वही आ गई कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, लोन पेयर प्लस सिग्मा, तो हाइब्रिडाइजेशन तो अभी भी क्या हो गया, sp3 ही रहेगा, हाइब्रिडाइजेशन में कोई भी असर नहीं पड़ा। आई बात समझ में? और यहाँ पे जो लोन पेयर देगा तो किस बॉन्ड के थ्रू, कौन सा बॉन्ड के थ्रू देगा, कौन सा बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड तो बनेगा नहीं, कौन सा बॉन्ड बनेगा जिसमें लोन पेयर देगा, कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट। यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बना देगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, लोन पेयर है ना, ये दे देगा, ये दे दे, जो भी इलेक्ट्रॉन दे दे
ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू दे देगा और ये हमारा बन जाएगा। ये जो मैं मूव कर रही हूँ कर्सर समझ में आ रहा है ना, वहाँ पर कर्सर मूवमेंट हो रहा है, यस मूवमेंट हो रहा है। मूवमेंट हो रहा है। तो ये यहाँ पर ये और ये तो किससे बनाएगा, हाइड्रोजन से बनाएगा। और जो लोन पेयर वाले बचे उसमें से कोई भी किस पे चला जाएगा, H प्लस के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने में चला जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन अभी भी क्या रहेगा, वही sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो रहेगा। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, O atom undergo sp3 hybridization to form 4 sp3 hybrid orbitals. Out of 4, each of the 2 hybrid orbitals contain lone pair and the remaining 2 are singly filled. ये बात समझा दी मैंने आपको। Each OH sigma bond is formed by the overlap between singly filled sp3 hybrid orbitals on the O atom and singly filled 1s orbital of H atom. मतलब इसी की बात हो रही है ये, ठीक है। While O coordinate bond H plus coordinate bond is formed by the donation of electron pair residing in sp3 hybrid orbital to vacant 1s orbital. अब इसमें से कोई भी दे सकता है। अब इसमें से कोई भी क्यों दे सकता है, क्योंकि एक बात देखो मैंने आपको बताई हुई है कि हाइब्रिडाइजेशन में जब नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं तो उनकी शेप और उनकी एनर्जी सब बराबर होती है ना। तो अब ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे sp3 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 4 बनेंगे, 4 में से 2 ने तो क्या बना दिया, सिग्मा बॉन्ड बना दिया। अब बाकी 2 जो बचे इसमें से कोई भी अपना लोन पेयर दे करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देगा। तो आप ये कंफ्यूज मत होना कि मैम ये वाला ही देगा कि ये वाला देगा, क्योंकि अब तो ये S नहीं रह गया ना ये P रह गया। जब मिक्सिंग हो गई तो क्या हो गया, sp3 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 सबकी शेप और सबका जो एनर्जी सब बराबर है। तो कोई भी आपको यहाँ पर H प्लस को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, ठीक है। Due to sp3 hybridization, the geometry of hydrogen ion should be tetrahedral, but its actual geometry is trigonal bipyramidal due to the presence of one lone pair of electron. अब इसके पास कितने लोन पेयर बचेंगे, One. क्योंकि एक लोन पेयर ने तो बना दिया कोऑर्डिनेट बॉन्ड, अब एक लोन पेयर बचेगा। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, ट्राइगोनल, टेट्राहेड्रल। हाँ ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो जाएगा। क्यों ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो गया, इससे मैं आपको क्योंकि उसके पास अब एक ही लोन पेयर बचा। लोन पेयर और ये रिपल्शन के लिए क्या है? ये टेट्राहेड्रल शेप थी है ना ऑक्सीजन की। अब 2 तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन ये आ गए, तो ये 2 हाइड्रोजन हटा दिए तो ये H2O की शेप हो गई। H2O में तो क्या हो गया, 2 लोन पेयर होते हैं, एक ऊपर एक नीचे। अब एक लोन पेयर ने क्या करा, हाइड्रोजन को कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू जोड़ लिया, मतलब हाइड्रोजन H प्लस को जोड़ लिया। तो स्ट्रक्चर अब कैसा हो गया, ये H3O प्लस का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ट्राइगोनल पिरामिडल हो गया। अब कितना लोन पेयर बचा, एक लोन पेयर बचा, ठीक है। ये बात यहाँ पर बताई गई है। बात समझ में आ गई बच्चों बिल्कुल। और कोई एग्जाम्पल था जो आपको नहीं समझ में आया, पूछना था, जैसे बच्चे पूछ रही थी हाइड्रोनियम का एग्जाम्पल से पूछा। तो अब आपका आज का काम ये है कि जो मैंने वेस्पर थ्योरी के जो आपको नोट्स शेयर करे हुए हैं उसमें और भी जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको आप देखोगे। शेप ऑफ ClF3 का मॉलिक्यूल का शेप बताना, ठीक है। ClF3 का शेप बताओ अच्छा क्या होगा, मैम टी शेप्ड होगा। हाँ क्यों होगा, फिर ClF3 खुद ही सोचो, मैम 2 लोन पेयर हो जाएगा। कि Cl कितने बॉन्ड बनाएगा, 3 बॉन्ड बनाएगा। ClF3 3 फ्लोरीन है, 3 बॉन्ड बनाएगा ये, ठीक है, 3 बॉन्ड बनाएगा। अब फ्लोरीन का अगर हम लोग लिखते हैं ग्राउंड स्टेट इसकी, तो क्या होता है 3s2 3p 3p क्या होता है 5 3p5 3s2 3p5 है ना। 3p5 क्यों लिख रहे हैं हम लोग, क्योंकि ये हैलोजेंस है। हैलोजेंस किस ग्रुप में होते हैं, 7 ग्रुप में होते हैं। तो जो ग्रुप नंबर होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन इनके पास आउटर मोस्ट में रहते हैं।
अगर क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये 7th ग्रुप में है, इसका मतलब इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 7 इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? 3s2 3p5, 5 ये और 2 ये, ठीक है। तो ये आपके 7 इलेक्ट्रॉन ये हैं। अब क्या हो गया कि कितने फ्लोरीन आने इसके पास? 3 फ्लोरीन आने, तो 3 फ्लोरीन आने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन को अनपेयर होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन जंप होकर के यहाँ 3d में चला गया, तो 3 इलेक्ट्रॉन उसके पास अनपेयर हो गए। अब यहाँ पर कहाँ पर चला गया इलेक्ट्रॉन जंप होकर के? 3d में चला गया, ठीक है। अब कौन आएगा? फ्लोरीन आएंगे। कहाँ पर आएंगे? यहाँ पर आएगा फ्लोरीन, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर फ्लोरीन आएगा। अब बाकी ये दो कैसे बचेंगे? लोन पेयर बचेंगे। ये लोन पेयर हो गए और ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन हो गए, ये आपस में पहले मिक्स हो जाएंगे। sp3d हाइब्रिडाइजेशन उन्होंने दे दिया और कितने लोन पेयर आ गए? 2 लोन पेयर आ गए और 3 सिग्मा बॉन्ड आ गए। फिर वही बात, जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो आपको पता है कि 5 कैसे ऑर्बिटल आपस में मिक्स होते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब अगर जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो मैंने कहा कि स्ट्रक्चर कौन सा स्टेबल होता है? जब आपके बॉन्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन एक्सियल पोजीशन पर, एक्सियल मतलब कि ये ऊपर पोजीशन पर। ये पहले उन्होंने ए दिया है जिसमें क्या उन्होंने क्या करा है कि लोन पेयर को एक्सियल पोजीशन में कर दिया है। दूसरे स्ट्रक्चर में दोनों लोन पेयर को एक्सियल पोजीशन पे कर दिया, तो ये दोनों ही स्ट्रक्चर आपके स्टेबल नहीं होंगे। स्टेबल कौन सा होगा? जो आप फ्लोरीन को एक्सियल पोजीशन में करोगे तो इनके बीच में क्या होगा? रिपल्शन सबसे कम होगा, स्टेबल होगा। तो फ्लोरीन ऊपर चला गया, फ्लोरीन नीचे चला गया और एक फ्लोरीन यहाँ आ गया, तो शेप कैसा होगा? ये टी शेप हो गया, टी जैसा शेप का हो गया ना, जो टी बना, टी लिखते हैं लोग, तो टी शेप का स्ट्रक्चर हो गया फ्लोरीन ट्राइक्लोराइड का, ठीक है। और बॉन्ड एंगल तो आपका असर पड़ेगा ही पड़ेगा। बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए पहले और अब कितना रह गया। ICl2 माइनस एग्जाम्पल है, ये सब आप करिएगा और कुछ इसमें नहीं आता है तो फिर मुझसे पूछिएगा। ICl2 स्ट्रक्चर होता है लीनियर स्ट्रक्चर हो जाता है, ओके। समझ में आई बात? बिल्कुल, यस मैम। ठीक है। तो वेस्पर थ्योरी को हमें यहीं पर कंप्लीट कर माने, फिनिश माने। अभी कुछ पूछना है इसके रिलेटेड, कुछ बातें पूछनी है वेस्पर थ्योरी में या हार्ट ट्रांजिशन में? ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है बच्चों, है ना, ये बेस होता है केमिस्ट्री का। तो हम लोग आगे प्रोसीड करें। यस मैम। Okay, now come to the molecular orbital theory. Now come to the molecular orbital theory. ये विजिबल है ठीक से तुम लोगों को? ठीक है। मॉलिक्यूलर, अभी तो हम लोगों ने बीवीटी पढ़ रहे थे बच्चों, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या चल रहा था कि हम लोगों ने माना था कि जब एटम्स कंबाइन करते हैं, है ना, और एटम्स क्या बनाते हैं, एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहाँ रहते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल्स में रहते हैं। हम लोगों ने बीबीटी में ये पढ़ा था ना, एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल में रहते हैं और जितने ज्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही ज्यादा वो बॉन्ड बनाएगा। मतलब ये कह सकते हैं कि बॉन्ड बनाने के लिए उसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है। ये सब बातें उन्होंने बीबीटी में पढ़ी थी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, है ना। ये सब बातें ठीक भी थी, मगर कुछ एक चीजें ऐसी थी जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं बता पाई। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक तो नहीं बता पाई कि O2 का नेचर क्यों पैरामैग्नेटिक है। O2 का जो मॉलिक्यूल होता है एक्चुअली में प्रैक्टिकली देखा गया, इट हैज बीन फाउंड दैट O2 मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, बट जब आप वो थ्योरेटिकली जब देख रहे थे तो उसका मॉलिक्यूल आ रहा था डायमैग्नेटिक अकॉर्डिंग टू बीबीटी। कैसे आ रहा था वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये सब, या मेटालिक बॉन्ड्स के बारे में भी नहीं बता पा रहे थे, ये मेटालिक बॉन्ड किसके कहते, तो काफी चीजें इनमें ड्रॉबैक्स आ गए थे, तो बीबीटी फेल हो गई। फिर नई थ्योरी आई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसको हुन एंड मलिकन ने प्रपोज किया था और लेटर इट वाज डेवलप्ड बाय जेई लेनार्ड जोन्स एंड चार्ल्स कार्लसन।
ठीक है। अब इस थ्योरी में क्या है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, आपके नाम से समझ में आ रहा है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि जब एटम्स ने मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर दिया, ठीक है, एटम्स ने जब मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन जो पहले एटॉमिक ऑर्बिटल में रहते थे, अब वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में रहेंगे। फर्स्ट थिंग तो उन्होंने ये बताई कि इन अ मॉलिक्यूल electrons are present in new orbitals called molecular orbitals। ठीक है, जो अब पहले तो एटम्स अलग अलग थे, अब जब उन्होंने मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर दिया तो इलेक्ट्रॉन अब एटॉमिक ऑर्बिटल में नहीं रहेंगे, अब वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में रहेंगे। तो ये बात जबकि बीबीसी ने नहीं बताई थी, तो ये बात इन्होंने इसमें ऐड करी। अब दूसरी चीज उन्होंने ये बताई कि जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं, ठीक है, तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं उतने ही नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं उतने ही नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। अगर 2 atomic orbitals combine कर रहे हैं, if 2 atomic orbitals are combining together, then 2 molecular orbitals will form. If 3 or 4 or 5 or 10 atomic orbitals are combining together, then जितने भी कंबाइन कर रहे हैं उतने ही नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। इतनी बात समझ में आई? आर यू गेटिंग स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. हाँ, Yes, ma'am. आई कि नहीं आई? नहीं आई तो बताओ, फिर से बताओ। Ma'am, आ गई। आ गई। थर्ड पॉइंट इन्होंने ये बताया कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है, पहले एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, बिल्कुल बात। और जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन कर रहे हैं उतने ही नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन रहे हैं, ये बात ठीक है। अब थर्ड थिंग उन्होंने बताई कि बॉन्डिंग, ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं, दे आर 2 टाइप्स, देयर आर 2 टाइप्स, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2 टाइप्स होते हैं। और ये जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं, ये इनकी एनर्जी लेस देन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मैंने बताया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर 2 टाइप्स, बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग की एनर्जी कम होती है और एंटी बॉन्डिंग की ज्यादा होती है, ये बात इन्होंने बताई। और बॉन्डिंग एनर्जी किससे कम होती है? एटॉमिक ऑर्बिटल से भी कम होती है, जिससे वो बन करके तैयार हुए हैं एटॉमिक ऑर्बिटल, उससे भी कम होती है। और एंटी बॉन्डिंग एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से भी ज्यादा होती है, मतलब जिससे वो बन करके तैयार है उससे भी ज्यादा होती है। ठीक है, और देखो यहाँ पर, जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर स्ट्रक्चर देखिए आप, ये हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल है एक एटम का, दूसरे एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये दोनों ने कंबाइन करा तो कितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं? 1s और ये 1s, कितने हो गए? 2 हो गए, इसका मतलब 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विल फॉर्म। 2 में क्या बनेगा? बॉन्डिंग बनाएगा, एंटी बॉन्डिंग बनाएगा। बॉन्डिंग एनर्जी कम होगी, इसलिए इसको हम नीचे देखो ये दिखा रहे हैं, ये क्या है? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये जो ऊपर दिखा रहे हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर। जहाँ पर कोई साइन नहीं लगा, सिर्फ सिग्मा लिखा है, वो मतलब बॉन्डिंग है, और जहाँ पर स्टार लगा हुआ है वो दिखा रहा है एंटी बॉन्डिंग। तो सिग्मा क्यों लिखा है? कि हम दिखा रहे हैं 1s 1s कंबाइन कर रहा है, तो 1s 1s ने कंबाइन करा तो क्या बना? सिग्मा बॉन्डिंग 1s और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s। आप समझ में आ रही है? सिग्मा बॉन्डिंग 1s और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s बनी, क्योंकि s ऑर्बिटल आपस में ये कंबाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने बताया कि when atomic orbitals will combine together, they will form molecular orbitals, and there are 2 types of molecular orbitals, bonding and anti-bonding. The energy of bonding molecular orbital will be lesser than bonding molecular orbitals. ये बात यहाँ पर स्पेशली बताई गई, और ये बात आप याद रखेंगे कि बॉन्डिंग की एनर्जी अपने एटॉमिक ऑर्बिटल से भी कम होती है। एटॉमिक ऑर्बिटल से बॉन्डिंग एनर्जी उससे भी कम होगी। ये जो लाइन देख रहे हैं, बीच में जो लाइन देख रहे हैं, ये दिखा रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को, तो इस साइड में जो दिख रहे हैं वो दिख रहे हैं हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल, यही एटॉमिक ऑर्बिटल, तो ये दिखा रहे हैं एनर्जी कैसे इंक्रीज हो रही है। ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो अभी ये जो नोट्स हैं आगे, Yes, ma'am. इसको भी आप लोग और भी रीड करिएगा,
और फिर अभी नेक्स्ट टर्न पे फिर हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे. Students kindly send me the attendance. Any question, any query? मैम हम लोगों की जो केमिस्ट्री लैब है मैम वो कब से स्टार्ट हो गई? We will let you know बेटा, है ना? जैसे आपको Okay, ma'am. आती we will let you know. Now send me the attendance. Okay, okay students. Have a nice day. God bless you.